सो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। उम्मीद हो कि तुम लोग अच्छे ही होगे। तो आज से शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं हम राइजिंग ऑफ अ मॉडर्न मैन इन मूवी वर्ल्ड के सीजन 3 की। तो इसीलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाइप तो जरूर से ही कर देना। मैं भाई सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता था, तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। तुम लोगों को भाई क्या जाता है, बस चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है ताकि तुम लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहले मिल जाए, वरना रिकमेंडेशन से देखना पड़ेगा। तो इसलिए भाई तुम लोगों का ही फायदा है सब्सक्राइब करने में। तो अब बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने सीजन 3 की तरफ, जहाँ पिछले सीजन के लास्ट में तुम लोगों ने देखा था पैट्रियाट जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी को एक पावर हाउस डिक्लेयर करने से रोकने के लिए आए थे। और वहीं रोकते समय उन्होंने बोला था जैसे जैसे तुम्हारी कंपनी और भी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी कंपनी के अंदर पावर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जो जो हाई रैंकिंग वाले हैं वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे। और यही फेट होता है एक लीडर का। ना ही तुम किसी के बहुत ज्यादा ही करीब जा सकते हो, ना ही किसी से बहुत ज्यादा ही दूर जा सकते हो। पैट्रियाज ऐसा बोलने के बाद जो से पूछते हैं क्या तुम सच में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे एक लीडर बनने के तौर पे। और भाई पैट्रियाज के ऐसा बोलते के साथ ही हमारा सीजन 2 खत्म हो गया था। अब सीजन 3 की शुरुआत होती है और हमें जो को दिखाया जाता है जो कि शांति में सारे सारे कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लगता है। पहले वो जियांगो के बारे में सोचता है, नैनगोम जियांगो, जिसने की अपनी पूरी पूरी जिंदगी में कभी भी सफर नहीं किया और वो राइटियसनेस को लेकर के कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। जीगल वुन जो कि पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड है कैलकुलेशन और डायग्राम को लेकर के। फिर पेंग और ईलोंग जो कि हमेशा ही अपने मसल्स को शो ऑफ करते रहते हैं कोई छोटे बच्चों की तरह। सांगरॉक जो कि हमेशा से ही फालतू फालतू के जोक बकता रहता है और अपने ही चीजों में व्यस्त रहता है। जिन गुहाई जो कि हमेशा से ही मास्टर के खून के पीछे पड़ी रहती है। उसके बाद हान सियोलुन जो कि मेरे आंखों तक में देख करके बात नहीं कर सकती और किसी रीजन की वजह से हमेशा से ही ब्लश करती रहती है मुझे देख करके। और अब ये मुझसे आकर के कह रहे हैं ये सारे सारे इमेच्योर गधे एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और फाइट करेंगे एक दूसरे से बस और बस पावर के लिए। मैं तो उस चीज को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। जो कि ऐसा सोचने के बाद पैट्रियाज बोलते हैं वो लोग तो अभी भी यंग है, किसी ना किसी दिन वो लोग अपने दिल से सोचना छोड़ करके अपने दिमाग से तो सोचेंगे ही ना। पैट्रियाज की इस वाली बातों को सुन के जो एकदम परेशान होते हुए बोलता है आपकी बातों से तो मेरा सिर दर्द होने लगा है। मैं तो बस अपनी जिंदगी को बेफिक्री के साथ जीना चाहता हूँ जैसे कि अभी जी रहा हूँ। जो की बातों पे पैट्रियाज हंसते हुए बोलते हैं मैं भी तो यही करना चाहता था, लेकिन जरा इस बुढ़ो आदमी को देखो, इसकी क्या हालत है। तुम्हारी जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान हर एक सेक्ट को चैलेंज करने वाली है और तुम ऐसे घूमे जा रहे हो जैसे कि कोई मनमौजी चिड़िया होती है। और तुम लोगों के बारे में मार्शल आर्ट अलायंस क्या सोच रही है उसके बारे में टेंशन लिए जा रहे हो। कम से कम इस बुढ़ो आदमी को तुम्हारी जो फैमिली ट्रेनिंग कंपनी के इतने बड़े ग्रेट एम्बिशन के बारे में कोई टेंशन तो नहीं है। अभी भाई अगर तुम लोगों को यहाँ पे पैट्रियाज की बातों का मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे बस ये बात हो रही है जो जो इतनी बड़ी बड़ी बातों को फेंक रहा है वो पूरा कर पाएगा, और अगर पूरा करने भी वाला है तो फिर इसके रास्ते में जो जो भी कठिनाइयां आएंगी वो उस कठिनाइयों को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा, बस उसी के बारे में बता रहा है ना। हम जो पे दोबारा से आते हैं जहाँ पे वो पैट्रियाज की बातों को सुन के सोचता है ये कितनी ज्यादा बकवास सी बात है। नैनगोम सो इतने ज्यादा पथेटिकली वीक दिख रहे हैं जैसे कोई मरने वाला बुढ़ा होता है। मुझे सच में बुरा लग रहा है मार्शल वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन और नैनगोम क्लैन के क्लैन हेड के लिए। जो फिर ये सोचने के बाद पैट्रियाज को चीरअप करने के लिए एकदम ही मुस्कुराते हुए बोलता है अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो ऐसा दिख रहे हैं जैसे कोई मरने वाला बुढ़ा हो। कम ऑन चीयर अप हो जाइए और अपनी बातों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ डालिए। पैट्रियाज भाई ये सुन के एकदम ही मुस्कुरा देते हैं, जिसपे जो भी हंसते हुए बोलता है ये है ना पैट्रियाज, ऐसे ही हंसते रहिए, हंसने से सेहत अच्छी रहती है और इससे हमें फॉर्चून भी मिलता है, तो इसलिए हंसते रहिए। और रही बात मेरी तो मैं अपने मार्शल आर्ट और अपने एस्पिरेशन को उन एरोगेंट शाओलिन, वुडन और हाउसन वाले सेक्टरों के सामने डिक्लेयर करूंगा। भले ही मैं कोई अलग डिफरेंट सरनेम से आता हूँ लेकिन मैं अभी भी हाफ नैनगोम तो हूँ ही, तो
इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी क्लैन के ऊपर डिसऑनर नहीं लाऊंगा। अब भाई पैट्रियट जो कि यूं ब्राइटफुल चेहरे को देख करके एकदम खुश होकर के हंसते हुए सोचते हैं, मैं सच में अभी इसके एम्बिशन और यूथ से जल रहा हूँ। फिर पैट्रियट के ऐसा बोलते के साथ ही यहाँ का सीन कट होता है और इसके बाद हमें एक इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बंदे आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ओए तुम लोगों ने जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी के बारे में सुना है? दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम उसके बारे में बात कर रहे हो ना, जिसने कि ब्लैक हेवन एसोसिएशन को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गैंग्स और रीजन से। इसके बाद वही पहले वाला बंदा बोलता है, वो लोग एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवाने वाले हैं सारे के सारे सेक्टों के बीच। दूसरा बंदा बोलता है, मैं इस बात के लिए हैरान होऊंगा अगर मरीन अलायंस उनको अलाउ कर देगी ये चीज को करने के लिए तो। तीसरा बंदा बोलता है, ऐसा लगता है उन मर्चेंट्स को अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। ये सुन के पहले वाला बंदा बोलता है, अबे गधे गई के तू तो इतने महीने से सेक्युलर ट्रेनिंग में था, इसीलिए तेरे को बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो तो पता ही नहीं है। ये जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन है सॉर्ड सेंट जो हुआई, वो एक एब्सोल्यूट मास्टर है, तुझे पता है? जो हुआई ने डार्क हेवन एसोसिएशन को डिफीट करने के लिए जिन जिन भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया गया था वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट और बढ़िया थी जिनके बारे में कि मैं बता भी नहीं सकता। और तुम्हें लगता है मुरीम अलायंस इसके बारे में कुछ कहने वाली है? अभी भाई मैंने इस बंदे की डायलॉग को कट कर दिया जो कि शायद से 2-3 पैराग्राफ का था और उस पैराग्राफ में वो और कुछ नहीं, जो भी फाइट वाइट हुई थी वही एक्सप्लेन कर रहा है बस। अब भाई जो जानकारी तुम लोगों को पता ही है वो जानकारी मैं रिपीट कर तुम लोगों का टाइम बर्बाद क्यों करूँ। अब कहानी पे आगे बढ़ता है जहाँ पे उस बंदे की कहानी को सुन के ये दोनों बड़े ही हैरान होते हैं कि जो एक एब्सोल्यूट मास्टर है। इसके बाद वही पहले वाला बंदा बोलता है, उसके अलावा मुरीम अलायंस के लीडर ने खुद से ये डिक्लेयर किया है कि वो इस टूर्नामेंट का पहला पार्टिसिपेंट होगा। फिर अलायंस लीडर को फॉलो करते करते शाओलिन, वुडान, हुआसेन, कुनलुन और अदर जितने भी मेजर सेक्ट हैं उन सभी ने भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया उनके पार्टिसिपेशन का। अभी लिस्ट इतने पे ही खत्म नहीं होती, ढेर सारे छोटे छोटे सेक्ट और 5 बड़ी फैमिलीज भी इसमें ज्वाइन करने वाली है। तो अब तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों की इसके बारे में क्या राय है? क्या हमें भी इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तीसरा बंदा बोलता है, लेकिन हम ये करें क्यों बे? पहला बंदा इस पे बोलता है, यहाँ पे एक र्यूमर उड़ रहा है जो ट्रेडिंग कंपनी क्योंकि एक मर्चेंट एसोसिएशन है इस वजह से उनके पास स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट फोर्स की कमी है, इसीलिए हमारे स्किल्स के साथ हम एक अच्छा खासा प्लेस तो सिक्योर कर ही लेंगे। तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? इसके बाद दूसरा बंदा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, अगर ये जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी है तो फिर ये लोग जरूर सही अच्छा खासा पे ही करेंगे। तीसरा बोलता है, हाँ तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। अब भाई इनके बातचीत करने के साथ ही यहाँ का सीन कट होता है और हमें वापस से सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसको कि बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जा रहा होता है। और भाई सजाते समय जब एक बंदा क्रैकर्स को एक पवेलियन के पास लगाने वाला होता है तो जो उसको डांटते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा वहां पे फायर क्रैकर नहीं लगाना है। इस पे वो बंदा जो से माफी मांगता है लेकिन जो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों से कितनी बार कहूँ यहाँ पे फायर क्रैकर्स पवेलियन के अंदर डेकोरेशन में यूज नहीं होना है कर्टेन के साथ, तुम लोग समझते नहीं हो क्या? इस पे वो सारे बंधे हुए मजदूर जो से माफी मांग के अपने काम पे चले जाते हैं। जो फिर एक्सप्लेन करता है, अब क्योंकि हम लोग टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले हैं तो फिर हमें इसको ऐसे तरीके से करना है जिसके बारे में कि कोई सोच भी ना पाए और हमसे आगे तो कोई निकलने की सोचे भी ना, हम एकदम ही टॉप पे रहे। हमें इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को इस तरीके से डिजाइन करना है जैसे कि ये कोई एक लार्ज स्केल गैदरिंग बन जाए मुरीम वर्ल्ड के लिए। ये गैदरिंग जितना ज्यादा भव्य और बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। हम जिस तरीके से इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को हैंडल करेंगे उसी चीज से डिटरमाइन होगी जो ट्रेडिंग कंपनी की रेप्यूटेशन, तो इसीलिए हमें इसमें बिल्कुल भी खराबी नहीं करना है। फिर जो कि ऐसा बोलते के साथ ही यहाँ पे कुत्तों की तरह हांफता हुआ जीगल पहुंचता है जिसको देख करके जो बोलता है, अबे ऐसे तू यहाँ पे भागता क्यों जा रहा है, कारण बता मेरे को। जीगल ये सुन के जो को एक लेटर दिखाता है जिसके ऊपर की व्हाइट टाइगर का निशान बना रहता है और उस व्हाइट टाइगर को देख करके जो सोचता है, व्हाइट टाइगर, क्या इस मुरीम वर्ल्ड में ऐसी भी कोई सेक्ट है जिसका की सिंबल व्हाइट टाइगर है? जीगल डरते हुए बोलता है, सामा क्लैन ने अपने गेट्स को ओपन कर लिया है। जो बोलता है, क्या बोल रहा है बे? जीगल चिल्लाते हुए बोलता है, वो लोग हमारी जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी की तरफ आ रहे हैं, वो सामा क्लैन हमारे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे।
जो सीमा क्लैन के बारे में सुन के सोचता है इनकी रेपुटेशन तो डिमोनिक कल्ट के हेवनली डीमन के एकदम ही बराबर है, या फिर कहें तो राइटियस सेक्ट के बीच में जिनका भी सबसे ज्यादा रेपुटेशन होगा वो यही बंदे हैं। एक महान मार्शल आर्टिस्ट वाली ऐसी फैमिली जो कि सिंगल हैंडेडली सी वॉन्डे वॉर को एकदम ही खत्म कर दिया था। हालांकि उतने बड़े एक ग्रेट वॉर के बाद उन्होंने अचानक से ही अपने फैमिली के गेट को बंद कर लिया था और ये सेक्लूजन 100 सालों से यूं ही चलती ही आ रही है। लेकिन अब ये मुझसे अचानक से आकर के कह रहा है कोई उसके जैसा एक ग्रेट क्लैन अचानक से अपने गेट को ओपन कर दिया और इस मुरीम वर्ल्ड में रिटर्न करने का डिक्लेरेशन कर दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। इतने 100 सालों में इस मार्शल वर्ल्ड ने कई सारे छोटे बड़े क्राइसिस को फेस किया, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी भी इंटरवीन नहीं किया। उसके बावजूद ये लोग अभी के टाइम पे अपने सेक्लूजन को खत्म कर रहे हैं जब मुरीम अलायंस अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीक पे है। अब आखिर उसके जैसा एक मार्शल आर्ट क्लैन जो कि राइटियसनेस के गार्डियन की तरह क्लेम करता है वो इतने ज्यादा पीसफुल से टाइम में क्या करने वाली है। जो के थॉट्स को सुन के बुढ़ऊ चियोन बोलते हैं मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट स्टोन के अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। जो बोलता है हाँ तो फिर कौन सा कारण हो सकता है। मुझे समझ में आ रहा है कि वो लोग अपने सेक्लूजन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे ही मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि वो लोग इसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हों। बुढ़ाऊ चियोन इस पे बोलते हैं मुझे क्या पता भाई, तू खुद ढूंढ। जो बोलता है अब तक सारे के सारे लोगों की अटेंशन हमारे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के ऊपर फोकस था, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों की आंखें बस और बस सीमा क्लैन को ही देखेगी। भले ही मैं इसके बारे में कितने भी अच्छे से क्यों ना सोचूं, मुझे तो ये देख करके सीधा सीधा लग रहा है वो लोग बस हमारे इवेंट को ही बर्बाद करने के लिए आने वाले हैं। जो कि भाई इस थॉट को सुन के इसके जितने भी एंसेस्टर होते हैं वो सारे के सारे चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं हाँ भाई तू खत्म कर, सारे सारे को वाइप आउट ही कर दे। जो भाई इनके नारों को जैसे ही सुनता है तो इसको एक खतरनाक सा आइडिया आता है और अपनी ये चमकान सी स्माइल देते हुए बोलता है अगर मैं अभी के टाइम पे इसके बारे में सोच रहा हूँ तो सामा क्लैन का यहाँ पे आना उतनी भी कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पास कुछ अच्छे खासे आइडिया है सामा क्लैन के रेपुटेशन को अपने एडवांटेज के तौर पर यूज करने का। जो के चेहरे पे भाई उस हरामी वाली स्माइल को देख करके इसके एंसेस्टर एकदम घबराते हुए बोलते हैं लो भाई इसकी हरामीगिरी शुरू हो गई। अब इसके बाद स्वॉर्ड गॉड अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलते हैं आखिर हम लोग उससे सीधा सीधा एक मार्शल कॉन्टेस्ट करके उनको हरा करके उनकी जो मार्शल गॉड क्लैन की प्राइड है उसको ही क्यों ना खत्म कर दे। जो बोलता है नहीं हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो लोग यहाँ पे हुड़दंग मचाने के लिए आ रहे हैं तो फिर हम लोग यूं ही उनको नॉर्मली ट्रीट भी तो नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल भाई वो लोग मार्शल गॉड क्लैन हैं, यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनके सीमा क्लैन में मार्शल एम्परर या फिर अजूरे स्वॉर्ड सेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वॉरियर होंगे। अगर हम उनसे बिना कुछ सोचे समझे लड़े और हार गए तो जो ट्रेडिंग कंपनी का जो ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। स्वॉर्ड गॉड ये सुन के बोलते हैं क्या तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन के ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। जो बोलता है हाँ लेकिन ये तो बस एब्सोल्यूट मार्शल रियलम ही तो है बस। स्वॉर्ड गॉड इस पे हंसते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर कोई बंदा अपनी पूरी पूरी जिंदगी को ही मार्शल आर्ट के लिए डेडिकेट कर दे तब भी इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि वो एब्सोल्यूट रियलम तक भी पहुंच पाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि फ्लावर ब्लॉसम रियलम तक भी नहीं पहुंच पाते। अब यहाँ पे राइटर ने भाई दोबारा से रियलम्स का नाम चेंज करता है, ये जो फ्लावर ब्लॉसम रियलम है वो कोई और सा रियलम होगा जिसके बारे में कि मेरे को याद नहीं है। अगर तुम लोगों को पता हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा ना। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे स्वॉर्ड गॉड जो से बोलते हैं तुम अपने आप को ऑर्डिनरी लोगों से कंपेयर मत करो, तुम्हारा ये जो मार्शल आर्ट है वो इतने ज्यादा प्रोफाउंड रियलम तक पहुंच चुका है जहाँ पे इसको रियलम के हिसाब से कैटेगराइज किया ही नहीं जा सकता, तो इसीलिए तुम्हें अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। जो इस पे बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। फिर जो पीछे मुड़ के जीगल से बोलता है यहाँ पे कोई भी चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं क्योंकि बस सामा क्लैन यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है, तो इसलिए सारी सारी चीजें वैसे ही करो जैसा कि प्लान किया गया था। जीगल ये सुन के बोलता है नहीं हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम से अभी के अभी डील करना पड़ेगा
क्योंकि उन लोगों ने अपने इंटेंशन को दिखाया है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर क्या हमें उनके पास एक इनविटेशन नहीं भेजना चाहिए? जो जीगल की बात पे बोलता है, ना भाई हम ना भेजने वाले हैं। जीगल ये सुनते ही हैरान होते हुए बोलता है, हैं अबे तू क्या बोल रहा है? हम लोग सामा क्लैन के बारे में बात कर रहे हैं, इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन के बारे में, और तू उनको इनविटेशन तक नहीं भेजेगा? जो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, हम उनको इनविटेशन नहीं भेजने वाले तो नहीं भेजने वाले भाई, इसको जरा अच्छे से समझ और इस मैटर को अपने आप से ही ढंग से संभाल लेना। जीगल इसके बाद घबराते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो वही चीजें करूंगा जो कि मुझे कहा जा रहा है, लेकिन अगर बाद में कुछ दिक्कत हुई तो सारे के सारे तुझे ही अकाउंटेबल ठहराने वाले हैं। जो बोलता है, अबे तेरे को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही क्या? इन बातों को मैं क्या यहाँ पे बोर्ड पे लिखवा के छपवा दूं? जीगल ये सुनते ही गुस्से में वहां से जाते हुए बोलता है, अबे तू बाहर में जाकर बाद में कुछ हुआ तो तू ही देखियो। इसके बाद जब जीगल वहां से चला जाता है तो जो एक स्माइल देकर के सोचता है, वेल यहाँ पे लगता है ज्यादातर चीजों का काम खत्म ही हो चुका है, तो फिर मुझे उन सभी लोगों से मिलने जाना चाहिए जिनको कि मैं अभी तक मिस करते हुए आ रहा हूँ। फिर जो के ऐसा सोचने के साथ ही यहाँ का सीन कट होता है और हमें हीफाई के अंदर जो कि उस आइस बनाने वाली फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने ह्यून का बड़का भैया एक अटैक करता है उन आइस के ब्लॉक्स के ऊपर और उसके ऊपर अटैक करके सोचता है, फाइनली सुप्रीम आइस मार्शल आर्ट दी स्नो व्हाइट वर्ल्ड इसके पूरे पूरे पीक तक पहुंच चुका है। फिर इसके ऐसा सोचने के साथ ही उस दरवाजे के नीचे का एक होल खुलता है और वहां से एक बंदा कुछ टफलिंग्स देते हुए बोलता है, आपका खाना आ गया सर जी। ह्यून का बड़ा भाई जैसे उन डम्पलिंग्स को देखता है तो सोचता है, डैम ये घटिया सी डम्पलिंग्स, मुझे ये लोग इतने दिनों से ग्रिल्ड डम्पलिंग्स, स्टीम डम्पलिंग्स, बॉइल्ड डम्पलिंग्स, फ्राइड डम्पलिंग्स, स्टीर फ्राइड डम्पलिंग्स और फर्मेंटेड डम्पलिंग्स, यही सारी चीजें खिलाए जा रहे हैं, मुझे कोई एक स्पेशल सी मील चाहिए। ऐसा बोलने के बाद जब ये उन सभी डम्पलिंग्स को उठा करके खाने लगता है तो फिर तभी उस फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और वहां से ह्यून एंट्री करती है अपने जो के साथ। फिर ह्यून जैसे ही अपने भाई को देखती है, ये सीधा भागते हुए जाती है और इसके गले लग जाती है। इसका भाई इसको देख करके सोचता है, आखिर नॉर्थन सी की अनपैरेलल्ड ब्यूटी के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि ये इस तरीके से दिख रही है। ह्यून अपने भाई के कंडीशन को देख करके जो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तुमने तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम मेरे भाई को लॉक्ड अप करके रखोगे। जो ये सुनते ही घबरा करके अपनी सफाई देते हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, तुम जो ऐसे यहाँ पे देख रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी चीज़ें जो भी हो रखी है वो सारी तुम्हारे भाई के ही डिसीजन से हुआ है, ये बस अच्छे से ट्रेन करना चाहता था तो इसीलिए इसने हमसे कहा कि मैं एंट्रेंस को पूरी तरीके से सील कर दूँ, और इसके अलावा इसने हमसे बस खाना ही मांगा जो कि हम इसको टाइम टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ह्यून ये सुन के बोलती है, भाई क्या ये सच है? ह्यून का बड़ा भाई बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने ये सारी की सारी चीजें अपनी मर्जी से करवाया है। ह्यून ये सुन के रोते हुए सोचती है, मुझे पता है नॉर्थन सी के लास्ट डिसेंडेंट होने का क्या प्रेशर होता है और तुम्हारा ये एब्सोल्यूट आइस को लेकर के ऑब्सेशन, लेकिन आखिर तुम अपने आप को इतना ज्यादा हार्ड पुश करने की क्या जरूरत है? ह्यून ये सोच के बोलती है, मैं तुम्हारी सारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें अपने आप के साथ इतने ज्यादा जाती करने की क्या जरूरत है? ह्यून के ऐसा बोलते के साथ ही इसका भाई जब ह्यून के एनर्जी को फील करता है तो फिर इसके आइस एनर्जी को फील करके भाई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और हैरानी में बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी अनफैथमेबल रियलम तक पहुंच चुकी हो? ह्यून बोलती है, हाँ ब्रदर, मैं भी पहुंच चुकी हूँ। ह्यून के मुंह से भाई जैसे ही इस बात को सुनता है, इसका भाई तो पूरी तरीके से शौक में ही अपने हाथ में जो डम्पलिंग का प्लेट रखा होता है उसको घेर देता है और घेरते हुए सोचता है, तुम मुझसे कह रही हो तुम मेरे ही बिल्कुल एकदम सेम लेवल तक पहुंच चुकी हो, जबकि मैंने इतने दिनों में हग मुंह पाद करके रख दिया तब इस लेवल पे पहुंच पाया। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां ह्यून अपने बड़के भैया से बोलती है, यंग हीरो जो हुआ ही ने सेलेस्टियल क्रिस्टल का टुकड़ा मुझे भी एक दिया था, इस वजह से मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ पाई। इसका बड़का भैया ये सुन के हैरान होते हुए सोचता है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है कि इसने इतना ज्यादा वैल्यूएबल सेलेस्टियल आइस क्रिस्टल का टुकड़ा तुम्हें भी दिया, लेकिन उसके बावजूद आखिर तुम्हें कितना लंबा समय लगा होगा आइस के इस लेवल तक पहुंचने के लिए?
ह्यून का बड़का भैया ये सोचने के बाद जो के सामने झुकते हुए बोलता है, मेरी सिस्टर को आपके द्वारा बहुत ही अच्छा खासा सिंपैथी मिला है, इसीलिए इसके बड़े भाई के होने के तौर पे मैं आपको इसकी जगह पे शुक्रिया करता हूँ। यहाँ पे भाई ह्यून के बड़े भैया ने जो को थैंक यू करने के लिए ग्रेस वर्ड का यूज किया है, जिसका ये कोई हिंदी मतलब मेरे को कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए जो कि इंग्लिश में ही ये बोल दिया जो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ बैक टू द स्टोरी, जहाँ ह्यून के बड़के भैया के थैंक यू को देख करके जो बोलता है, वेल तुम्हें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बस इसीलिए किया जिससे कि हम आसानी से जिंदगी जी पाए, तो इसके बारे में तुम टेंशन मत लो। ह्यून का बड़का भैया बोलता है, मैंने ये सुन रखा है कि सेलेस्टियल आइस क्रिस्टल सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के लिए भी कितना ज्यादा एक वैल्यूएबल ट्रेजर है, और ये दुनिया उसको पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार हो जाएगी। मैं तो इस चीज के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आपको ये ऑब्टेन करने में कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। आपका सच में ये करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद जो वहां से जाते हुए बोलता है, चलो फिर तुम दोनों आपस में बात करो, मैं अभी के लिए यहाँ से जाता हूँ। लेकिन भाई जो जब वहां से जा रहा होता है तो ह्यून उसको भाई जिस शकल से देख रही होती है, उस शकल को देख करके इसका बड़का भैया बोलता है, क्या तुमने जोकर प्रति अपने लिए फीलिंग्स डेवलप कर लिया है? ह्यून ये सुनते ही शर्माते हुए बोलती है, हैं आप ये अचानक से क्या बोलने लगे? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस पे ह्यून का बड़का भैया स्माइल करते हुए बोलता है, तुम पहले से ही काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, चलो फिर अब हो गया मीटिंग का टाइम खत्म, अब जाओ अपने काम करो। और रही बात मेरी, यहाँ से मैं तब तक नहीं जाने वाला हूँ जब तक मैं पूरी तरीके से एक आइस का ही पर्सन ना बन पाऊँ। फिर जब ऐसा हो जाएगा तब हम अपने मैटर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे सामने दोबारा से एम्बेरस तो नहीं कर सकता, इसीलिए मैं और भी ज्यादा हार्डर ट्रेनिंग को करने वाला हूँ, और मैं अपने इस वाली बात को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, तो इसीलिए यहाँ से चली जाओ। ह्यून भी भाई ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं कह पाती है, और दुखी मन के साथ ही सही लेकिन ये जो को पीछे पीछे फॉलो करते हुए चली जाती है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के जो कि उसी पुराने वाले आयरन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से अब डेवलप होकर के एकदम नया ही दिख रहा था, जिसको देख करके जो बोलता है, ये तो ऐसा लगता है कि पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पे चारों तरफ गेस्ट ही गेस्ट भरे हुए हैं। सच में ये देखना काफी ज्यादा ही एक्साइटिंग होता है कि समय किस तरीके से बदल चुका है। जो जब ये सोचते सोचते लाइन को साइड करते हुए आगे जा रहा होता है, तो तभी इसकी मम्मी की नजर इसके ऊपर पड़ती है, जिसको देख करके जो भी बोलता है, आप कैसी हो? जो कि मम्मी भी इस पे वही टिपिकल मदर टाइप डायलॉग बोलती है, आखिर तू इतना ज्यादा पतला कैसे हो गया? घर पे खाना वाना नहीं खाता था क्या? जो भी इस पे बोलता है, मदर कौन सी डिफिकल्टी, और आप ऐसा क्यों कह रही है कि मैंने अपने वजन को घटा लिया है? जो कि मम्मी बोलती है, ऐसा तुम्हें देख करके लगता है कि तुम दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही हैंडसम और गोरे होते हुए जा रहे हो, तुम्हें हमें बार बार देखते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि तुमने कुछ वेट को लूज किया है या फिर गेन किया है। इसके बाद भाई जब जो की मम्मी जो को एकदम अच्छी तरीके से लेसन को सुना रही होती है, तो तभी इसकी नजर साथ में आई ह्यून के ऊपर पड़ती है, और उसको देख करके जो की मम्मी बोलती है, वाह ये लेडी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। ह्यून भी ये सुन के उन सभी को ग्रीट करती है और उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है। जो कि मम्मी भी भाई ये सुन के खुश और खुशी खुशी में ही बोलती है, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं हुआई की मदर हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो का बड़ा भाई और जो की छोटी बहन भी जो को आवाज लगाते हुए आती है, लेकिन जो की छोटी बहन जो के पास आता ही रोना शुरू कर देती है, और ये देख करके इसका बड़ा भाई बोलता है, जब हुआई यहाँ पे नहीं था तो तुम तो इसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला करती थी, लेकिन अब जब ये तुम्हारे सामने है तो तुम शर्म के मारे रोना शुरू कर दी। जो कि छोटी बहन इस पे अपने बड़े भाई को चुप कराती है, ह्यून को देख करके बोलती है, वाह ये सिस्टर तो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। फिर इसके बाद जब जो का बड़ा भाई भी ह्यून को नोटिस करता है, तो उसको देख करके ये सोचता है, अगर तुम्हारे पास लिटरेसी की टैलेंट है तो तुम्हारे पास है, नहीं है तो नहीं है, इवन अब तो तुम्हें मैरिज की भी ब्लेसिंग मिल रही है, आखिर तुम कितना ज्यादा आगे जाने वाले हो। भाई बंदा बात तो सही सोच रहा है, बड़ा भाई घर में कुंवारा बैठा है और छोटा भाई घर में बंदियां घुमाने के लिए ला रहा है, देखो सही क्या बात है।
ना जो का बड़का भैया ये सोचने के बाद सीधा ही उनको सिस्टर इन लॉ करके ग्रीटिंग करता है और भाई ह्यून ये ग्रीटिंग सुन के एकदम शर्माते हुए बोलते हैं हाँ आपसे भी मिलके अच्छा लगा। लेकिन भाई इसकी हरकत जो को पसंद नहीं आती, वो गुस्सा करते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, यहाँ पे ये सारी सारी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। जो का बड़ा भैया ये सुन के बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग बे? क्या तूने पहले किसी वुमेन के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है? पहले एक ऐसा बंदा जो कि अपने घर में कभी भी पहले कोई औरत को नहीं लाया और अब जब ला रहा है तो तू कह रहा है ये तेरी पार्टनर है ही नहीं। जो भाई अपने बड़े भाई की बातों को सुन के पूरी तरीके से गुस्सा करते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, हम दोनों को ही अलग अलग काम था लेकिन हमारे कुछ प्लान में चेंजेस होने की वजह से हमें यहाँ पे एक साथ आना पड़ा, इसीलिए बुलशिट करना बंद करो। जो का बड़ा भाई सक्की निगाह से देखते हुए बोलता है ना 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 ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक ही रही है। जो बोलता है मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसके बाद भाई हमें ही उनको दिखाया जाता है जो कि इनकी बातों को सुन सुन के पूरी तरीके से शर्माए जा रही होती है। इसके बाद जो की मदर इन सभी से बोलती है यहाँ पे खड़े रह करके आर्ग्यूमेंट करने के बजाय चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें हमारे फादर से भी तो ग्रीटिंग लेनी है ना, और मिस तुम ही साथ में आ जाना। इस पे जो और ह्यून यस बोल के पीछे पीछे जाने लगते हैं जो की मदर के। फिर भाई उन सभी के जाने के बाद पीछे बच जाते हैं ये दोनों भाई बहन। जो कि छोटी बहन जो के बड़े भाई के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम यूनी को इस तरीके से एम्बेरस कैसे कर सकते हो। जो का बड़ा भाई बोलता है आखिर मैंने यहाँ पे किया तो किया क्या। और भाई अगर तुम लोगों को यूनी का मतलब नहीं पता तो इसको कोरियन के अंदर सिस्टर बोलते हैं। और भाई सिस्टर से तुम लोग समझ ही सकते हो यहाँ पे ढेर सारे रिश्तेदारों का मतलब सिस्टर से ही हो जाता है, यूनी से ही काम चलवा लेते हैं ये लोग। नाउ बैक टू द स्टोरी। जो कि छोटी बहन बोलती है इसी वजह से तुम औरतों के मामले में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो, क्या तुम्हें बस देखने से ही ये रियलाइज नहीं हो रहा, उनके बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। जो का बड़ा भाई इस पे बोलता है अगर वो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, उनके बीच में कुछ है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जो कि छोटी बहन बोलती है रियली, क्या तुम्हें सच में ये चीज समझ में नहीं आ रहा। वो लोग एक दूसरे को पसंद तो करते हैं लेकिन अभी तक उन लोगों ने अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने कन्फ्रेस नहीं किया है। जो का बड़ा भाई बोलता है हैं इससे तुम्हारा क्या मतलब है, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बस कह दो ना, इतना रुकना क्यों है। जो कि छोटी बहन बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो मर्जी वो करो और यूं ही अपनी पूरी पूरी जिंदगी सिंगल काटो। जो का बड़ा भाई ये सुनने के बावजूद कुछ नहीं कर पाता, बस गुस्सा करने के अलावा। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के कारखाने के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे सारे मजदूर अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर अपनी जो का पापा चिल्लाए जा रहा होता है जल्दी जल्दी अपने हाथ को चलाओ, ऐसे कछुओं की तरह काम करोगे तो काम कैसे कंप्लीट होगा। इस पे एक मजदूर गुस्से में बोलता है अभी के टाइम पे हम सारे के सारे जितना तेज हो सकता है उतना ज्यादा तेज काम कर रहे हैं, बिग बॉस प्लीज हमें यूं प्रेशराइज करना बंद कीजिए। जो का पापा ये सुनते ही गुस्सा करते हुए बोलता है हैं तूने क्या कहा, चलो देखते हैं। वो मजदूर बोलता है लेकिन अब क्या हुआ। जो का पापा बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है मुझे इस बारे में नहीं पता, कल रात को तुम लोगों ने बहुत बड़ी ड्रंकन पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। इस बात को सुनते के साथ ही भाई उस मजदूर की फटती है और यह घबराते हुए बोलता है आखिर आपको इसके बारे में कैसे पता। फिर ये सोचता है आखिर इसके बारे में इनको कैसे पता चला, हम लोग पकड़े जाने की वजह से टैवर में ना जाकर के जिंगाज हाउस में जाकर के वहां पे ड्रिंक किया, तो फिर इनको कैसे पता चल गया कि हमने ड्रिंक किया है। इसके ऐसा सोचने के साथ ही इसकी नजर इसके पीछे खड़े एक मजदूर के ऊपर पड़ती है जिसको देख करके ये गुस्सा करते हुए सोचता है ये हरामी आदमी, क्या इसने सब कुछ उगल दिया। जो का पप्पा बोलता है पिछली वाली गलती के बावजूद मैंने तुम लोगों को माफ किया और तुम लोगों को यहाँ से निकाला नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बिना कोई देर किए एक और ड्रंकन पार्टी को ऑर्गेनाइज कर दिया। इस पे वो जो मजदूर होता है वो घुटने पे आकर के माफी मांगने लगता है लेकिन जो का पप्पा चिल्लाते हुए बोलता है सारे के सारे यहाँ से निकल जाओ, जल्दी जल्दी ये प्रोडक्शन को बंद करो और निकलो यहाँ से। वो मजदूर जो कि फादर की बात को सुन के सोचता है एक बार दोबारा से आयरन पवेलियन के हेड ने सारे सारे लोगों को
को फायर कर दिया और इसके बाद क्या होने वाला है हम सभी को ही पता है। ये दोबारा से वही कहेंगे कि इनको कोई भी फूल्स की जरूरत नहीं है और पूरी पूरी रात जग के अभी का काम को कंप्लीट करेंगे। मजदूर ये सोचने के बाद भाई घुटने पर तो होता ही है, अब भीख मांगते हुए बोलता है प्लीज पवेलियन हेड, हमने एक बार मिस्टेक किया है, इस बार बस एक बार माफ कर दीजिए, हम ये गलती दोबारा से कभी भी नहीं करेंगे। और तुम सारे क्या देख रहे हो, जल्दी से घुटने पे आओ और माफी मांगो। इस पे वहां पे प्रेजेंट सारे के सारे मजदूर घुटने पे आते हैं और माफी मांगने लगते हैं जो के बाबूजी से। लेकिन भाई अपने जो का बाबूजी ठहरा सख्त लौंडा, ये अभी भी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा ना मुझे जाने दो, मैं अभी के अभी तुम लोगों को यहाँ से फायर कर रहा हूँ। उतने में ही पीछे से आती है जो की मम्मी और चिल्लाते हुए बोलती है ओ माय गॉड, आप ये दोबारा से शुरू कर दिए, बस बहुत हो गया, सारे के सारे अपने काम पे जाओ। और आप एक दिन भी शांति से बिता नहीं सकते? आप जब भी यहाँ पे आते हैं कोई ना कोई बखेरा खड़ा कर ही देते हैं। जो का बाबूजी ये सुनते ही जो की मम्मी पे ही चिल्लाते हुए बोलता है डैम इट, तुम आखिर अपने काम से काम क्यों नहीं रखती, आखिर तुम मर्दों के मामलों के बीच में बार बार क्यों आ जाती हो। जो की मम्मी ये सुनते ही गुस्सा करते हुए बोलती है हैं क्या तुमने क्या कहा, मर्दों का मामला। जो की मम्मी के मुंह से ये सुनते ही जो के बाप की फटती है और अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए जो की तरफ देखता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ओए गधे कहीं के, आखिर तू पूरी तरीके से पागल हो चुका है। कमर्शियल एसोसिएशन की जो रिक्वेस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तू यहाँ पे आकर के जितने भी आयरन वर्कर्स है उनको गैंग्स और रीजन में लेकर के चला गया, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा। जो बोलता है बस और लोगों को हायर कर लो, उसमें क्या है। जो का बाबूजी ये सुन के बोलता है क्या तुम्हें सच में यही लगता है कि मुझे यही करना चाहिए? तुम्हें पता भी है कि एक बिगिनर को एक अच्छे वर्कर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे कितना ज़्यादा ट्रेनिंग में समय देना पड़ता है। मैं अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ कि मुझे किसी को भी ट्रेन करने का मौका तक नहीं मिल रहा। जो बोलता है लेकिन आपके पास तो आयरन पवेलियन के वो बिग बॉसेस तो है ही ना। जो का बाबूजी ये सुन के सोचता है तू हरामी बच्चे, तू सबसे पहले तो आयरन पवेलियन के हेड को अपने साथ पोयांग लेक के पास लेकर के चला गया और यहाँ पे आकर के मेरे से इतनी बकैतियां कर रहा है। जो का बाबूजी ये सुन के बोलते हैं बस बस लड़के बहुत हो गया, अब मुझसे तो बकैतियां करना बंद ही करो। जो बोलता है रियली, अपने बेटे को 1 साल के बाद देखने के बावजूद आप मुझसे यही कहने वाले हैं। जो का बाबूजी ये सुनते ही जो के सर पे एक जोरदार टपली बजाते हैं और बोलते हैं अब जब बच्चे तूने इस बात को मेंशन कर ही दिया है तो तू क्या चाहता है कि तू पूरी पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके बताए कि तेरा बाप अपने सर के प्रति कितना अनग्रेटफुल था। जो इस पे अपने सर को सहलाते हुए बोलता है हाँ हाँ चलो ठीक है, ये मेरी ही गलती थी। जो के बाबूजी इस पे मुस्कुराते हुए बोलते हैं चलो कम से कम तुम अपने रिस्पेक्ट देने के तरीके को तो नहीं भूले। जो बोलता है आखिर आप इसके बारे में अचानक से क्यों बातें करने लग गए। जो के बाबूजी बोलते हैं आखिर तुम हमारे बारे में कितना ज्यादा सोचते हो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई हक से सिंगल आदमी है तो तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम हमें सबसे पहले ग्रैंड चिल्ड्रन देने वाले हो। कितनी ज्यादा एडोरेबल बात है ये। ह्यून ये सुनते ही पैनिक में एक्सप्लेन करते हुए बोलती है आप गलत फैमिली में हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है मिस्टर। जो के फादर बोलते हैं फादर, मेरे को फादर बोलो। ह्यून ये सुन के शर्माते हुए ही सही लेकिन जो के बाबूजी को बोलती है फादर। इस पे जो का बाप भी खुश होते हुए बोलता है बहुत अच्छे, अब से मुझे फादर ही बुलाना। अब भाई तुम लोग ह्यून का चेहरा देखो, ये बात को सुन के वो कैसे टमाटर के जैसे लाल हो रखी है। तभी बीच में जो आता है और बोलता है बाय द वे फादर, क्या आपने कोई एक सक्सेसर ढूंढा है? जो के फादर बोलते हैं सक्सेसर, आखिर तू अचानक से इसके बारे में क्यों बात कर रहा है? जो समझाते हुए बोलता है मेरे कहने का मतलब है कि आपके माइंड में कोई ऐसा है जो कि इस आयरन पवेलियन के हेड के पोजीशन को संभाल सके। मैं तो यही सोच रहा था कि पवेलियन के जितने भी बिग बॉसेस हैं उन्हीं में से किसी एक अच्छे कैंडिडेट को बना दूं मैं। जो के बाबूजी ये सुनते ही चिल्लाते हुए बोलते हैं लड़के तू आखिर क्या बात कर रहा है, मैं अभी भी एक ग्रेट शेप में हूँ, अभी जब मैं इतना ज्यादा हेल्दी हूँ तो फिर मुझे इतना जल्दी रिटायर क्यों करने की कोशिश कर रहा है तू। जो इस पे अपने सिर को खुजलाते हुए बोलता है फादर ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है। जो के बाबूजी बोलते हैं आखिर तूने इस बार कौन सी बड़ी मैस खड़ी कर दी? इस पे जो बोलता है हमारी जो ट्रेडिंग कंपनी है वो अब एक फोर्स बन चुकी है मार्शल आर्ट सेक्ट के बीच में, तो इसीलिए हमारी फैमिली भी यूं ही अलग थलग तो नहीं रह सकती ना। जो के बाबूजी बोलते हैं आखिर तू ये कौन सी बकवास कर रहा है? जो बोलता है कैंगो सेक्ट के जितने वॉरियर्स हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं जो कि मुझे टारगेट कर रहे
हैं, तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो मेरे लिए आपकी सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो कि बाबूजी ये सुनते ही शौक होकर के सोचते हैं आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से एक कमर्शियल कंपनी एक मार्शल आर्ट फोर्स बन गई। इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है और जो कि पप्पा सोच रहे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कोई वॉरियर एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस करने पे हेजिटेट नहीं करता राइटियसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये लोग अपने ओनर को बचाने के लिए किसी को भी मारने से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। साथ में ये लोग एक ऐसी दुनिया से जुड़े रहते हैं जो कि पूरी तरीके से क्रूएल और हार्टलेस होता है। जो के बाबूजी इन सभी बातों को याद करके जो से बोलते हैं क्या तुम सच में एक वॉरियर हो? जो बोलता है हाँ बिल्कुल। जो के बाबूजी ये सुन के हैरान होते हुए सोचते हैं ये तो एक वॉरियर से ज्यादा एक स्कॉलर की तरह सूट करता है। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब ये कोई एक किताब को लेकर के अपने रूम के अंदर जाता था और 2-3 दिन तक बाहर ही नहीं आता था। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करता था और जितने भी टेक्स्ट होते थे उन सभी को एफर्टलेसली मेमोराइज कर लिया करता था। ओ हाँ, अब मुझे याद आ रहा है जब इसने मुझे एक अच्छी खासी आयरन की स्वॉर्ड बनाने को बोली थी, मुझे तब ऐसा लगा था कि ये इस प्रेजेंट को कोई एक जनरल के फैमिली को देने वाला है। जो कि बाबूजी ये सोच के जो से बोलते हैं चलो अब मुझे तुम अपनी मार्शल आर्ट को दिखाओ। जो बोलता है हाँ ठीक है। जो इसके बाद क्यूआई कंट्रोल का यूज करते हुए अपने मयान से स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर कूद के चढ़ के अपने मम्मी पापा से बोलता है इस स्वॉर्ड आर्ट को कहते हैं स्वॉर्ड राइडिंग फ्लाइट। ये जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर की है। ओ हाँ, इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है फादर, आपको तो इस बारे में पता ही नहीं है। वो जो स्वॉर्ड मास्टर है जो चियोन, वो हमारे एंसेस्टर हैं। जो के भाई स्किल्स को देख करके जितने उसके मम्मी पापा हैरान नहीं होते उससे ज्यादा तो भाई ये वर्कर हैरान होते हैं। इसके बाद जो अपनी शॉर्ट फ्लाइट का यूज करके आसपास उड़ता है और उड़ते उड़ते बोल रहा होता है ये जो शॉर्ट राइडिंग फ्लाइट वाली मार्शल आर्ट है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है पूरी पूरी मार्शल वर्ल्ड की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 ही लोग हुए हैं जो कि इस आर्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा जो कि इस आर्ट को परफॉर्म कर सकता है। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि पर्पल क्लाउड स्वॉर्ड सेंट जो कि हैं वो भी इस आर्ट को परफॉर्म ना कर पाए। जो फिर ऐसा बोलने के बाद और थोड़ी सी कलाबाजी दिखा देने के बाद नीचे उतरता है और अपने बाबूजी से बोलता है तो क्या आप मेरी बात को समझ गए? मैं डेफिनेटली एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। जो के बाबूजी अपनी मन ही मन में बोलते हैं अबे तू खुद को स्वॉर्ड इमोर्टल कह ना कि स्वॉर्ड्समैन, तू हरामी। जो कि बाबूजी अपने मन में ऐसा बोलने के बाद अपनी वाइफ से कहते हैं चलो अपनी चीज़ों को पैक करते हैं। जो कि मम्मी बोलती हैं अब अचानक से क्या हुआ? जो कि बाबूजी बोलते हैं क्या इसने अभी अभी हमें कोई सामान नहीं कहा? अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो कि ये हमें कोई सामान की तरह ट्रीट करे तो फिर हमें एक प्रोडक्ट के साथ चलना चाहिए। जो कि मम्मी ये सुन के जो के बाप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो का बाबूजी बोलता है हमारे सन को यूं स्वॉर्ड पे उड़ते हुए देखने के बावजूद क्या तुम अपने अटैचमेंट को छोड़ने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो? हमारे लड़के ने मेरे सारे सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर दिया और हमारी फैमिली के लिए एक हैप्पीनेस लाया है। इवन अगर मैं अभी के टाइम पे मर भी गया तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। जो के बाबूजी की बातों को सुन के जो की माँ तो पूरी तरीके से इमोशनल हो ही जाती है। जो कि बाबूजी फिर कंटिन्यू करते हुए बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे के रास्ते का रोड़ा बन जाऊं। इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि अपने बाबूजी की इतनी इमोशनल बातों को सुन के सोच रहा होता है मेरी वजह से आपको हमारा बिलव्ड होम टाउन छोड़ के जाना पड़ रहा है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी प्रीसियस मेमोरीज बसी हुई हैं, लेकिन यही अच्छा है बाद में होने वाले रिग्रेट से। तो मुझे माफ कीजिए मदर फादर। जो फिर ऐसा सोचने के बाद अपने माता श्री से बोलता है मम्मी जी मैं हंगरी हूँ, आपका बेटा इतनी दूर से इतनी लंबी यात्रा करते हुए आया है तो फिर हम खाना कब खाने वाले हैं? जो कि मम्मी जो की बातों को सुनते ही पूरी तरीके से टेंशन ही आ जाती है और सीधा भागते हुए बोलती है ओह डियर जरा देखो तो सही, क्या तुम भी हंगरी हो यंग लेडी? यूनिये सुन के बोलती है नहीं 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 मुझे भूख नहीं लगी। इसके बाद जब जो की मम्मी वहां से चली जाती है तो जो का बाबूजी जो से बोलता है तुम्हारी सारी बातें तो ठीक है लेकिन वो लेजेंडरी मार्शल आर्ट के बारे में क्या था वो उसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और ये स्वॉर्ड गॉड जो चियोन हमारे एंसेस्टर है उसका क्या चक्कर है भाई? जो
जो ये सुन के अपने बाबूजी से बोलता है, फादर क्या आपको पता नहीं है मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ। अगर आप इस मार्शल वर्ल्ड में कोई एक फॉर्चून तक को ऑब्टेन नहीं कर सकते तो फिर आप एक मार्शल आर्टिस्ट किस बात के। फिर जो ये डायलॉग मारने के बाद अपने बाबूजी को शायद से वही वाली स्टोरी बताता होगा कि वो कैसे अपने एंसेस्टर से मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑथर का कोई हिंट नहीं है भाई कि जो ने अपने बाबूजी का क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया है। लेकिन इसके बाद सीधा सीन कट होता है और हमें जो और ह्यून को सिटी के बाहर चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ चलते चलते ह्यून जो से बोलती है आपके पास सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फैमिली है। जो बोलता है हाँ बिल्कुल वो सारे के सारे बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। जहाँ ह्यून जो के ये बोलने के बाद याद करती है कि किस तरीके से जो की मम्मी जो को इतना अच्छी तरीके से खाना खिला रही थी। ह्यून जब जो के मम्मी को याद करती है तो इसको अपने मम्मी की याद आती है कि वो भी किस तरीके से इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। और फिर जब ह्यून को ये सारी यादें आती है तो ह्यून उन सभी यादों को याद करके दुखी होकर के रोने लगती है। जो ये देख करके हैरान होते हुए बोलता है आखिर यंग लेडी हान अचानक से रोने क्यों लग गई। फिर जो ह्यून को एक कपड़ा देता है अपना आंसुओं को पोंछने के लिए और ये लोग यूं ही चलते रहते हैं शर्माते हुए। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जो आसमान की तरफ देख करके ह्यून से पूछता है क्या तुम स्वॉर्ड पे राइड करना चाहोगी। ह्यून ये सुन के शर्माते हुए बोलती है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जो ये देख करके बोलता है शुरू शुरू में भले ही तुम्हें थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन टेंशन मत लो, जैसे जैसे तुम यूज टू हो जाओगी वैसे वैसे तुम्हें स्वॉर्ड पे उड़ना बहुत ज्यादा एक अच्छी फीलिंग लगने लगेगी, तो इसीलिए तुम्हें एक बार तो ये चीज ट्राई करनी ही चाहिए। ह्यून जो के ऑफर को सुन के सोचती है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पे शॉर्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस करना, लेकिन उस चीज के लिए हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा क्लोज रखना पड़ेगा। ह्यून इन सभी बातों को सोच करके एकदम शर्माते हुए बोलती है मैं आपको वैसा ही पीछे पीछे फॉलो कर लूंगी लाइट फुटस्टेप्स का यूज करते हुए जैसे कि मैं हमेशा करती हुई आ रही हूँ। जो जब देखता है कि ह्यून इतना ज्यादा तेजी में मना करे जा रही है तो इसके पास कोई चारा नहीं बचता। ये सीधा ह्यून के हाथ को पकड़ता है और उठाते हुए ऊपर लेकर के उड़ने लगता है और फिर इसी के साथ इन दोनों की फ्लाइंग डेट शुरू होती है। फिर हमें अगले सीन में इस जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका कि नाम भाई मैं अभी भी भूला पड़ा हूँ पिछले एपिसोड में नाम पढ़ने के बावजूद, तो इसीलिए जिसको इस जगह का नाम पता है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली बार से मैं याद रखूंगा। नाव हमें दिखाया जाता है इस जगह पे आ रही होती है टांग फैमिली और वो भी अपने फ्लैग के साथ स्लोगन को रिपीट करते हुए। जो स्लोगन होता है अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है तो हम उसके लिए भी अच्छा करेंगे, अगर किसी ने हमारे लिए बुरा किया है तो हम उसके लिए यमराज बन जाएंगे। फिर इनके मेन गेट से पास आउट हो जाने के बाद इनके पीछे पीछे कुछ और लोग भी आ रहे होते हैं यिन यांग के फ्लैग के साथ, और ये लोग होते हैं वुडान सेक्ट वाले। वुडान सेक्ट को लीड करने वाला बुढ़ाऊ जिसका की नाम होता है किंग जू जेंगी, जो कि अभी करंटली वुडान सेक्ट का लीडर होता है और वू हुआंग जिंगयुन जेंगरेन का सीनियर मार्शल ब्रदर होता है। ये बुढ़ा किंग हु अपने टैंक पैट्रियार्च को ग्रीट करता है और उसको अपना नाम बता करके बोलता है सिचुआन के हीरो से मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अपने टैंक पैट्रियार्च बोलते हैं सेक्ट मास्टर आपसे मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो गया। वुडान सेक्ट लीडर हंसते हुए बोलते हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया था फ्लाइंग ड्रैगन एम्परर से तुम्हारी मार्शल आर्ट पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। टैंक पैट्रियार्च अपनी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं आपसे मिलना तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, मैं तो सच में बहुत ज्यादा ही लकी हूँ। वुडान सेक्ट लीडर हंसते हुए सोचते हैं अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ सिचुआन टैंग फैमिली की एक लौती वीकनेस थी इनकी इमेंस फाइटिंग पावर के अलावा वो थी इनकी फैमिली हेड का यंग और वीक होना, लेकिन अब इसको जरा देखो तो सही, इसको देख करके ऐसा लगता है इसका 1000 फ्लावर रेन टेक्निक बहुत ही ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो चुका है इन दिनों। वुडान सेक्ट लीडर का ऐसा सोचना ही था कि यहाँ पे एंट्री होती है जो कि आते ही हंसते हुए टैंक पैट्रियार्च को आवाज लगाता है और सीधा उसके पास चला जाता है। फिर पास में जाते ही ह्यून टैंक पैट्रियार्च को माय बेनिफैक्टर करके ग्रीट करती है। पैट्रियार्च बेनिफैक्टर शब्द का सुन करके हैरान हो रखे होते हैं तो जो उनके पास जाता है और कान में फुसफुसाते हुए बोलता है ये वही औरत है जिसने कि हेवनली आइस स्पिरिट का यूज किया है जो कि फैमिली हेड ने मुझे दिया था और इसने उसका यूज करते हुए नॉर्थर्न सी का जो आइस पैलेस का मार्शल आर्ट होता है उसको सीखा है। पैट्रियार्च फिर सारी सिचुएशन को समझने के बाद ह्यून को ग्रीटिंग देते हुए बोलते हैं मिस
अगर आपको किसी को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो आप जो को कीजिए, क्योंकि हमने आइस स्प्रिट यूं ही कोई फालतू के लिए नहीं दे दिया था, हमारी वो डील थी। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे मैंने पिछले वाले डायलॉग में यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी। पैट्रियाज यहाँ पे आइस स्प्रिट के बारे में कोई मेंशन नहीं करते, ये बस डील के बारे में मेंशन करते हैं। नाउ बैक टू द स्टोरी। पैट्रियाज जो को इंट्रोड्यूस करते हुए वुडान सेक्ट लीडर से बोलते हैं, ये है जो हुआई, जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी का यंग मास्टर। वुडान सेक्ट लीडर जो के इंट्रोडक्शन को देख करके सोचते हैं तो यही बंदा है रूमर वाला सॉर्ड गॉड। वुडान सेक्ट लीडर ये सोचने के बाद बोलते हैं, मेरा नाम किंगू है और मैं वुडान सेक्ट के इनर अफेयर्स का इंचार्ज हूँ। वुडान सेक्ट लीडर के इंट्रोडक्शन देने के बावजूद जो उसको भाव तक नहीं देता और सीधा सिर्फ और सिर्फ हेलो बोल के फैमिली हेड से बात करते हुए बोलता है, फैमिली हेड हमें सच में अच्छे से बातचीत करे हुए बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो गया। टैंक पैट्रियाट जब देखते हैं कि जो वुडान सेक्ट लीडर को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है तो ये देख करके सोचते हैं, आखिर ये इतनी आसानी से चैटिंग कैसे कर सकते हैं जब कोई वुडान सेक्ट का लीडर उनको ग्रीटिंग दे रहा है। एक तरफ जहां पैट्रियाज इन सभी बातों को सोच के टेंशन ले रहे होते हैं, वही दूसरी तरफ जो टैंक फैमिली के बैनर को पढ़ के बोल रहा होता है, क्या तुम सभी लोग यूं ही खड़े रहने वाले हो हमेशा के लिए। फिर भाई जो ऐसा बोलने के बाद बिना कुछ आगे बोले हुए ही उनके साथ अंदर चला भी जाता है। वहीं पीछे खड़े वुडान सेक्ट के मेंबर जो को रूड और एरोगेंट बोल बोल के गुस्सा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुडान सेक्ट के लीडर भी पूरी तरीके से शौक खड़े हो रखे होते हैं और अपना जो जाते जाते सोच रहा होता है, वुडान सेक्ट तो बस एक भिखारियों का सेक्ट है जिसको कि वू हुआंग लीड करता है, इनसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत ना है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे ये लोग चलते चलते एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं जिसका वेटर इनको वेलकम करता है और सोच रहा होता है ये पर्सन तो जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी का चेयरमैन है, आखिर ये अपनी इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ करके हमारे इन में क्यों आया। वहीं दूसरी तरफ जो इस रेस्टोरेंट को देख करके सोच रहा होता है, ये जो डाहो को इन है वो पोएंग लेक के सबसे बेस्ट स्पॉट पे लोकेटेड है और यहाँ के शेफ्स की जो स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं सच में इनसे जल रहा हूँ। अगर मैं इसका ओनर होता तब भी मैं इसको सेल नहीं करता। जो ये सोच के पैट्रियाट से बोलता है कि आप अकेले ही आए हैं, आपके फैमिली के बारे में क्या, उनसे मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है, क्यों ना हम सभी लोग एक साथ बैठ के एक डिनर करें। पैट्रियाट बोलते हैं उन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं है, वो सारे सारे अपना अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अब तुम एक सेक्ट मास्टर हो, एक ग्रेट मार्शल आर्ट सेक्ट के, क्या तुम इस तरीके से जो एक्ट कर रहे हो वो ठीक है। जो पैट्रियाट की इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या ये ताओइस्ट खाते या फिर पीते नहीं है। पैट्रियाट ये सुन के बोलते हैं, तेरा ये कहने से मतलब क्या है भाई। जो बोलता है, मैं चीजों को कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, मुझे देख करके आपको क्या लगता है मैं कोई क्या शो ऑफ करने वाला बंदा लगता हूँ आपको। पैट्रियाज बोलते हैं, नहीं तो आप उस तरीके के तो कोई पर्सन नहीं देखते। जो बोलता है, हाँ तो फिर मैं खुद ही खुद का फैन बनने के लिए जा रहा हूँ, और आपको क्या लगता है मेरे इस ओपनिंग पार्टी में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का मेरा रीजन क्या होगा। पैट्रियाज ये सुनते ही शौक होकर के बोलते हैं, अब मुझसे ये मत कहना। जो बोलता है, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, स्पेशली इस इवेंट के लिए हमने जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरीके से जो फैमिली ट्रेडिंग कंपनी के प्रोडक्ट से भर दिया है, और उन सभी के लिए तो ये सारी की सारी चीजें नए प्रोडक्ट्स का एक पैराडाइज ही है। मैं तो सच में ये सोच के भी हैरान हो रहा हूँ कि आखिर उनका फाइनल रिएक्शन क्या होगा इनको देख करके। इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें जो के थॉट्स को ही दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है। यहाँ पे ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनको कि हम अचीव करना चाहते हैं इस ग्रैंड ओपनिंग टूर्नामेंट के थ्रू, लेकिन उनमें से भी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जिसके लिए हमने अपने बहुत ज्यादा एफर्ट को डाला है वो है प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करना। हमारा ये जो ग्रैंड ओपनिंग टूर्नामेंट है इस पूरे पूरे जियांगो में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इवेंट होने वाला है, और अगर इसके साथ हम एक लार्ज स्केल की पब्लिसिटी कैंपेन ऐड कर दिए तो फिर इस इवेंट में तो 4 चांद लग जाने हैं। वो लोग जब इतने सारे एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो फिर वो लोग अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाएंगे, और इवन वुडान सेक्ट का जो मास्टर है वो भी इस टेम्पटेशन को रजिस्ट नहीं कर पाएगा, और बर्गर कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ आइस टी और कोल्ड वाइन भी बिना कोई सेंस ऑफ कंट्रोल के इंजॉय करेंगे।
लेकिन अगर एक बार इन सभी चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए तो फिर तब क्या होगा जब ये लोग एक बार उस कैरेज को ड्राइव करके एक्सपीरियंस कर लेंगे, जो कि उनको बिल्कुल एक बादलों में खेलने जैसा एहसास देता है। और साथ में ऐसी हाई क्वालिटी वाली वेपन, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ये सभी चीज़ें देखने के बावजूद क्या वो लोग यूं ही खाली हाथ जाने वाले हैं? वो लोग इन सभी चीज़ों को देखने के बाद मेरे पैरों में गिरेंगे मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। पैट्रियाट जो कि यूं एम्बिशियस चेहरे और बातों को सुन के सोचते हैं ये बंदा तो पूरी तरीके से डेविल है, और इसने अभी जितनी भी बातें कही वो आगे जा करके जरूर से ही सच होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी उस ट्रैप में तो गिर ही चुका हूँ। वो फूड और ड्रिंक जो कमर्शियल एसोसिएशन ने मुझे भेजा था सिचुआन आयरन को लेकर के नेगोशिएशन सक्सेसफुल होने के रिवॉर्ड के तौर पे, उनमें से जब मैंने कोका कोला और ठंडी बियर को पिया तो उसका मार्क्यूलस और रिफ्रेशिंग इम्पैक्ट मेरे पूरे पूरे शरीर के ऊपर छप गया। ये मेरा पूरी पूरी जिंदगी में पहली बार था जो कि मैंने इतने ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्लेवर को टेस्ट किया था। इवन मैंने अभी भी जो कमर्शियल एसोसिएशन ने जो मुझे बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और आइस कोल्ड लिकर और ग्रीन टी दिया था उसको मैंने फ्रोजन एनर्जी का यूज़ करके जमा करके रखा हुआ है ताकि उनको बहुत ही लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि सिचुआन जियांग्सी से सच में बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए उनको इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन आइस कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें जो कमर्शियल एसोसिएशन को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के तौर पे देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अब तक हमारे टांग फैमिली के जितने भी सर्वेंट हैं वो सारे के सारे ही जो कमर्शियल एसोसिएशन के जो प्रोडक्ट हैं उनके आदी हो चुके हैं। वो लोग इन सभी प्रोडक्ट के बिना अब जी ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी टांग फैमिली सारी सारी चीज़ों के बारे में पता होने के बावजूद जो हुआई के पंजों के अंदर गिरना अवॉइड नहीं कर पाई। अब जब जो हुआई ने ये डिक्लेयर किया है कि वो अब अपने इन्फ्लुएंस को पूरे पूरे जियांगो के अंदर फैलाना चाहता है और ये इस काम को इस ग्रैंड ओपनिंग टूर्नामेंट के थ्रू करेगा, और तब क्या होगा जब पूरा पूरा जियांगो ही जो कमर्शियल एसोसिएशन के फ्लेवर्स के सामने सबमिट कर देगा, तो मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर 10 साल तक ऐसे ही ये ग्रो होता रहा तो ये कितना बड़ा एक जायजेंटिक फिगर बन जाएगा। ये बंदा मेरे कोई सुप्रीम मार्शल टेक्निक से ज्यादा टेरिफाइंग है इसके कमर्शियल टैलेंट की वजह से। लेकिन कुछ भी हो, जो हुआ है हमारा बेनिफैक्टर है जिसने कि हमारी फैमिली के ऊपर जो इतना सालों से इतना बड़ा बोझ था उसको हटा दिया है। पैट्रियाज ये सोच के जो से बोलते हैं, बाय द वे यंग हीरो जो, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो बोलता है हाँ तो पूछिए ना। पैट्रियाज बोलते हैं आखिर डिमोनिक कल्ट अपने आप को किस तरीके से ऑपरेट कर रही है? क्या उन्होंने अपने डोर को पूरी तरीके से क्लोज कर लिया है? मुझे तो इनकी ये हरकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। उन्होंने पब्लिकली आकर के ये अनाउंस किया कि वो लोग अपने डिमोनिक कल्ट के नाम को चेंज करके डिवाइन कल्ट ऑफ सेलेस्टियल डीमन कर रहे हैं, लेकिन ये करने के बावजूद उन लोगों में से किसी ने भी शिनजियांग को अभी तक छोड़ा भी नहीं है। और अगर मैं सच्चाई बताऊं तो इनके इसी हरकत की वजह से मैं और भी ज्यादा एनेक्सियस होता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा ये सोच सोच के। जो ये सुन के पैट्रियाज से बोलता है यहाँ पे बात ऐसी है कि रियलिटी में मैं ही उनका सेलेस्टियल डीमन हूँ। पैट्रियाज ये सुन के हैरान होते हुए बोलते हैं इम्पॉसिबल, क्या तुमने सच में उनको ऑर्डर दिया है? जो बोलता है हाँ मैंने ही उनको ऑर्डर दिया है कि वो लोग शिनजियांग टेरिटरी को छोड़ के कहीं पर भी जा नहीं सकते। लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी शिनजियांग टेरिटरी से बाहर अपने कदम को रखा तो मैंने उनको ये वार्न किया है कि मैं वहीं के वहीं जाकर के उन सभी को वहीं पे ही खत्म करके आ जाऊंगा। तो इसीलिए वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे उस जगह से बाहर निकलने की। टैंक पैट्रियाट जो की बातों को सुन के गुस्से में सोचते हैं अभी मैं यहाँ पे मरने मारने की बातें कर रहा हूँ और ये बंदा सीरियस सिचुएशन में भी अचानक से फालतू से जोक बोल रहा है। क्या ये बंदा सच में ये सोच रहा है वो कोई ऐसी बात है जो कि वो यूं ही कैजुअली बोल सकता है? पैट्रियाट ये सोच के जो से बोलते हैं मैं कोई उस जैसे फालतू से जोक के मूड में नहीं हूँ। जो बोलता है लेकिन मैं कोई जोक नहीं कर रहा। पैट्रियाट जो की बातों पे गुस्सा करते हुए सोचते हैं आखिर कोई एक सॉर्ड गॉड का हायर सेलेस्टियल डीमन कैसे हो सकता है? इसको क्या लगता है पूरे जियांगो में इतने ज्यादा पावरफुल टांग फैमिली का मास्टर कोई गधा है? पैट्रियाट की ये सोचने के बाद जो बोलता है मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ जब समय आएगा
तब मैं उनसे मेरा जितना भी लफड़ा चल रहा है उन सभी को रिजॉल्व कर दूंगा। तब तक के लिए आपके साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर कभी सिचुआन कोई डैमेज सफर करता है तो फिर मैं जो कमर्शियल एसोसिएशन के जितने भी एक्टिविटीज हैं उन सभी को रोक दूंगा और पूरी तरीके से टांग फैमिली का सपोर्ट करूंगा। मेरे लिए सिचुआन आयरन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है कोई और भी चीज़ों से। हालांकि मैंने उनको जो ऑर्डर दिया है वो बिल्कुल ऐसा है कि वो लोग अपने सारे सारे दरवाज़ों को ही बंद कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं अपने ऑर्डर के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे भी उनके बारे में थोड़ी चिंता तो हो ही रही है। लेकिन कम से कम मैंने उनको जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको देने का वादा तो किया ही है। पैट्रियाज जो कि बातों को सुन के सोचते हैं, हालांकि वो लोग सिल्क रोड को कंट्रोल करते हैं जो कि वेस्ट का है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता होगा। लेकिन 1 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को खिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंजियान के ऊपर ही डिपेंड हो जाना काफ़ी नहीं है। अगर उन लोगों के पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो फिर वो लोग जरूर से ही एक्सप्लोसिव पावर का यूज़ करेंगे सारे सारे डायरेक्शन में अटैक करने के लिए। क्या ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है? ये जो पहले अपने कमर्शियल स्किल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंका करता था, क्या अब इतनी सी बात को ये समझ नहीं सकता? क्या ये खुद को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ रहा है और खुद के अंदर ही जीता है? जो जब देखता है कि पैट्रियाज कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रखे हैं तो वो देख करके बोलता है, आप मुझे बताइए क्या आपने कभी भी मेरे एडवाइस को फॉलो करके रिग्रेट किया है? पैट्रियाज बोलते हैं, हालांकि मुझे कभी भी रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अनफेयर चल रही है। जो बोलता है, हैं आपके साथ क्या गलत हो गया? पैट्रियाज बोलते हैं, मैं तो बस तुम्हें सच ही बोल रहा हूँ। क्या ये सच नहीं है जो कमर्शियल एसोसिएशन हमारे टांग फैमिली से कुछ ज़्यादा ही बड़ा बेनिफिट उठा रहा है? जो बोलता है, वाह वाह वाह, देखो तो सही, मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इन सभी बातों को हमारे टांग फैमिली के मास्टर के मुंह से सुनूंगा। आपको क्या लगता है आपको आपके ही टांग फैमिली में अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसने हेल्प की? इसके अलावा ये तो फैक्ट की बात है, सिचुआन ब्रांच के पास जो टियानमा फोर्ट्रेस है उसके अंदर से सेलेस्टियल डीमन कल्ट ने खुद को रिटायर कर लिया। आखिर आप ही मुझे बताइए, आपकी ये सभी चीज़ों के काम में किसने हेल्प की? मैंने। तो क्या आप अब भी उन थोड़े से सिक्कों के लिए मुझसे कंप्लेन करेंगे और मेरे द्वारा किए गए इतने बड़े बड़े एहसानात को भूल जाएंगे? पैट्रियाज बोलते हैं, थोड़े से? तुम्हें लगता है तुम थोड़े से कह के उन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दोगे जो कि चीज़ें मैंने खोई है? लेकिन अच्छा है कि मैं तुमसे कुछ ना ही कहूँ। फिर पैट्रियाज के सोचने के बाद इन सभी के टेबल के पास इस वाले रेस्टोरेंट का ओनर आता है और बोलता है, प्रेसिडेंट जो, आखिर आप ऑर्डर क्या करना चाहते हैं खाने के लिए? जो बोलता है, अच्छा मुझे क्या चाहिए? तो फिर तो यहाँ पे बस एक ही चीज है जो कि मुझे चाहिए। जो की बातों को सुन के रेस्टोरेंट का ओनर घबराते हुए बोलता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या था? वेल, अगर ऐसी ही बात है तो मैं खुद से जाता हूँ और एकदम बढ़िया बढ़िया इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करके आपके लिए कुछ बढ़िया सा बनवा के लाता हूँ शेफ से। रेस्टोरेंट ओनर का इतना बोलना ही था कि तभी जो बीच में बोलता है, आखिर आपको कितना पैसा चाहिए? रेस्टोरेंट ओनर बोलता है, हैं क्या बोल रहे हैं आप? जो बोलता है, आखिर आपको कितना पैसा चाहिए इस पूरे पूरे टैवर्न को सेल करने के लिए? प्रेसिडेंट ये सुन के गुस्से में सोचता है, ये फिर से दोबारा से वही बातें कर रहा है, आखिर कितना ज्यादा जिद्दी बंदा है ये। रेस्टोरेंट ओनर ऐसा सोच के फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने आपकी बातें बिल्कुल सुनी ही नहीं। लेकिन जो बोलता है, 3 लाख गोल्ड टेल्स। लेकिन भाई ये रेस्टोरेंट ओनर जो कि इतने बड़े ऑफर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपना बोलना कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर आप यूं ही ऐसे बोलते रहे तो फिर मुझे आपको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जब इसको ध्यान पड़ता है कि जो ने कितना बड़ा अमाउंट बोला है तो ये हैरान होते हुए बोलता है, हैं क्या मैंने गलत सुना क्या? जो सीरियस अंदाज में बोलता है, क्या मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए? जरा एक बार आसपास की तरफ देखो, इतने सारे रूमर्स उड़ रहे हैं हुआ से कि जितने भी बिजनेसेस थे फे में पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। फिर भाई जब रेस्टोरेंट ओनर जो की बातों से पूरी तरीके से कांपने लगता है तो जो बोलता है, अगर तुम इसको सेल नहीं करना चाहते तो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके तुम जो कमर्शियल एसोसिएशन को ज्वाइन भी कर सकते हो। जो फिर ऐसा बोल के हमें वो रियल रीजन बताता है जिसकी वजह से वो डाहुक टैवर्न के ऊपर टेक ओवर करना चाहता है। ये बस इसके फायदे के लिए ही नहीं है, बल्कि ये अपनी मर्जी से खुद से ऐसा करना चाहता है।
यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है, इस जगह को बैक करती है ब्लैक सेलेस्टियल लोटस, जो कि सारे के सारे सिटीजन्स की ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगी पड़ी है, लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट लगा लगा के। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। जो फिर इन सभी बातों को बताने के बाद रेस्टोरेंट ओनर को और भी ज़्यादा प्रेशराइज करने के लिए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें 7 दिन की डेडलाइन देता हूँ, लेकिन अगर तुमने इतने दिनों में भी अपने डिसीजन को नहीं बनाया तो फिर मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाऊंगा और इस बार तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। रेस्टोरेंट ओनर की ये सुनते ही बुरी तरीके से फट जाती है और ये अपनी फटी में बोलता है, ठीक है मैं सेल करने के लिए तैयार हूँ। जो ये सुनते के साथ ही जल्दी से अपने चेहरे को बदलता है और हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन किया, जल्दी ही हमारे बॉस तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। रेस्टोरेंट ओनर बोलता है, ठीक है। जो बोलता है, और हाँ, नूडल्स का 3 बाउल और एक दारू की बाटली लेके आना प्लीज। जो कि ऑर्डर को सुनकर रेस्टोरेंट ओनर सोचता है, देखो तो सही, एक प्रेसिडेंट जो कि इतने बड़े एसोसिएशन को लीड करता है, वो एक भिखारी की तरह नूडल्स और लिकर ही मंगा रहा है। मतलब कि भाई जो का जो कंजरों वाला माइंडसेट था वो अभी तक गया नहीं। इतना अमीर हो जाने के बावजूद ये बस नूडल्स ही खाता है ना। अब जो बोलता है, प्लीज इस ऑर्डर को जल्दी से लेकर के आना। रेस्टोरेंट ऑर्डर बोलता है, ठीक है अभी लाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 मॉन्क आपस में चलते हुए सोच रहे होते हैं, क्या यहाँ पे सच में क्लैन का टूर्नामेंट ही होने वाला है ना। यहाँ पे सजावट को देख करके तो ऐसा लग रहा है ये कोई एक बड़ा सा नाइट मार्केट है। फिर जब ये लोग ऐसा सोचते सोचते सजावटों को देखते हुए आगे जा रहे होते हैं तो इनको एक बंदा दिखता है जो कि कैरेज का प्रचार पूरा भर भर के किया जा रहा था, साथ ही में इसके ढेर सारे फायदे भी गिनवा रहा था, जैसे कि कोई क्लाउड पे चलने जैसी फीलिंग। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ शुरू के 50 बंदे को ही एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर इसके बाद ये लोग चलते चलते एक लड़की से मिलते हैं जो कि वाइन का प्रचार पूरी तरीके से भर भर के किए जा रही थी और वो फ्री में वाइन ट्राई करने को लिए भी दे रही थी पहली पहली बार के लिए। इसके बाद ये लोग चलते चलते एक और बंदे से मिलते हैं जो कि कोका कोला और बर्गर का भर भर के प्रचार किए जा रहा था और इसके साथ में फायदे भी गिनवा रहा था और इसके टेस्ट के बारे में भी बता रहा था। इसके बाद चलते चलते ये लोग एक प्रॉपर्टी सेल्समैन से मिलते हैं जो कि उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में पूरी पूरी जानकारियां दे रहा था। इन सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट को देख करके भाई ये सारे के सारे मॉन्क इनको मना करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन इसके बाद इन सभी टकलों के पास आती है जो कि अल्टीमेट टेक्निक, सुंदर सुंदर कन्याएं, और इस टकले को दारू ऑफर करते हुए बोलती है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। टकला इस पे शर्माते हुए बोलता है, अमित भाई लेकिन मैं एक मॉन्क हूँ, मैं ऐसे ड्रिंक नहीं कर सकता। लड़की ये सुनते के साथ ही उस टकले के ऊपर अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, जरा मेरी तरफ देखिए, क्यों ना हम लोग इस नॉर्मल से वाइन के बजाय ब्लैक लिकर को ट्राई करें। टकला इस सिचुएशन को देख करके अमितवा चपने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां इससे और भी ज्यादा चिपकते हुए बोलती है, अगर आप इसको नहीं पिएंगे तो फिर आप जरूर से ही बीमार पड़ जाएंगे। टकला ये सुनते ही और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सीधा बोल देता है, चलो फिर ठीक है, मैं इसको पीने के लिए तैयार हूँ, मुझे दो ये। और फिर ये उस दारू के बाटलों को पूरी तरीके से घटक घटक करके पी जाता है और पूरी तरीके से नशे में आ जाता है। और फिर हमें इन्हीं के बगल से गुजर रहे एक कैरेज को दिखाया जाता है जिसके ऊपर की वही वुडान सेक्ट के बुढ़े बैठे हुए होते हैं, मतलब कि भाई वुडान सेक्ट का लीडर और उनके कुछ चेले, जिसमें से एक चेला बोलता है, वाओ यहाँ की कुशन तो कितनी ज्यादा सॉफ्ट है। दूसरा चेला बोलता है, अगर मैं इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दूं तो फिर इसका सनरूफ खुल जाएगा और मैं एकदम बढ़िया तरीके से फ्रेश एयर को एंजॉय कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। वुडान सेक्ट के भाई चेले ही नहीं, इनका मास्टर भी कैरेज को चलाने का पूरा फुल मजे उठाया जा रहा होता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ईलोंग और जियांगो आते हैं और किसी को ग्रीटिंग देते हैं, जिसमें से जियांगो तो एकदम अच्छे से ग्रीटिंग देता है, लेकिन ईलोंग सीधा बोलता है, हेलो सीनियर। जियांगो ये देख करके ईलोंग के टपली बजाते हुए बोलता है, आखिर ये किस तरीके की बेकार से ग्रीटिंग कर रहा है, अच्छे से ग्रीट कर। ईलोंग बोलता है, इतनी सी बात को तो तुम मुंह से भी कह सकते हो ना। फिर हंसते हुए सोचता है, जब से मैं छोटा था तब से मैं शाओलिन के मास्टर्स के साथ कम्पीट करने के सपने देखा करता था।
फिर ईलोंग के ऐसा सोचने के साथ ही उन बंदों का फेस रिवील होता है, जो कि और कोई नहीं अपने शाओलिन टेम्पल के वही मूंछों वाला टकला होता है। और उसके कुछ बंदे टकला जियांगो को देख करके उसकी फैमिली और उसकी स्किल्स की थोड़ी सी तारीफ करता है और बोलता है आप कुछ ज्यादा ही पहले से इम्प्रेसिव हो चुके हैं। फिर ऐसा बोलने के बाद पूछता है वैसे छोटे सॉर्ड गॉड कहाँ पे हैं। जियांगो बोलता है वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। जियांगो का ऐसा बोलना ही था कि तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है टांग फैमिली के आने की, और उन्हीं के साथ आ रहे होते हैं अपने जो और ह्यून, जिसमें से टकला ह्यून के ब्लू आईज और व्हाइट हेयर्स को देख करके सोचता है ये औरत तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे सिमिलर है जिन्होंने कि अपनी एब्सोल्यूट सॉर्सरी का यूज करके इस पूरे पूरे जियांगो को पास्ट में हिला करके रख दिया था। मूंछा वाला टकला ऐसा सोचने के बाद जो से बोलता है आपको एक नए सेक्ट की ओपनिंग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जो ये सुन के बोलता है आपका भी इतनी दूर तक ट्रैवल करके यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मूंछों वाला टकला वही हैरान परेशान वाला चेहरा बनाते हुए बोलता है अगर आपके लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है तो फिर क्या मैं आपके बगल में खड़े इस औरत के नाम के बारे में जान सकता हूँ। मतलब कि भाई टकला सीधी सी बात है यही जानना चाहता है कि ह्यून भी उन सभी सॉर्सरर करने वाले लोगों से तो बिलोंग नहीं करती है। तो चलो फिर भाई इस टकले की इसी क्वेश्चन के साथ इस वाले चैप्टर को यहीं पर ही खत्म करते हैं, और अब हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना।